हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम हाइड्रोजन का जो रेखा स्पेक्ट्रम है उसके बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब इस हाइड्रोजन परमाणु के जो रेखा स्पेक्ट्रम है इसकी व्याख्या बोहर ने अपने परमाणु मॉडल के अनुसार की थी, यानी कि उसके अनुसार हम इसको समझ सकते हैं। किस प्रकार स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये हो गई सामान्य बात। लेकिन हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है स्टूडेंट, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी जो क्वांटम संख्या है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या से उच्च क्वांटम संख्या में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण करेगा तभी वो क्वांटम संख्या में परिवर्तन कर पाएगा। तो हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। यहां पर पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या से उच्च क्वांटम संख्या में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसको हम सामान्य तौर पर इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है। अब हमारा इसका ठीक विपरीत पॉइंट यही होगा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च क्वांटम संख्या से निम्न क्वांटम संख्या में जाता है, निम्न क्वांटम संख्या में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब इसमें जो ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कभी उत्सर्जन हो रहा है कभी अवशोषण हो रहा है, तो इस ऊर्जा परिवर्तन को हम एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। किस प्रकार होगा स्टूडेंट, देखिएगा आप, डेल्टा ई यानी कि ऊर्जा परिवर्तन इज इक्वल टू EF माइनस EI, यानी कि EF जो प्रदर्शित कर रहा है वो प्रदर्शित कर रहा है अंतिम ऊर्जा तथा जो ये EI प्रदर्शित किया गया है वो किया गया है प्रारंभिक ऊर्जा। यहां पर आपको समझना होगा कि EF का अर्थ यह हुआ कि फाइनल एनर्जी और I का अर्थ यह हुआ कि इनिशियल एनर्जी, यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा। अब ये जो सूत्र दिया गया है इसको हम थोड़ा लार्ज लेवल पे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास है डेल्टा E इज इक्वल टू, हम रिडबर्ग स्थिरांक को इसमें मान रखेंगे इसका, माइनस RH अपॉन NF माइनस, यानी कि इस कोष्टक को बंद करेंगे, अपॉन NI। अब इस समीकरण को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वो किस प्रकार होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू RH माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। अब यहां पर जो N है वो किसके लिए प्रदर्शित किया गया है, तो वो किया गया है NI जो है वो किया गया है प्रारंभिक कक्षा के लिए, और जो NF दिया गया है वो दिया गया है अंतिम कक्षा के लिए, अब यहां पर जब हम रिडबर्ग स्थिरांक का इसमें कुछ मान रखते हैं तो हमें यह समीकरण प्राप्त होता है, यानी कि RH का मान, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि रिडबर्ग स्थिरांक का जो मान है वो 2.18 × 10⁻⁴
18 जूल होता है। तो हम लिखने का प्रयास करते हैं कि 2.-2.18 इंटू 10⁻18 जूल, और हम इसी समीकरण को वापस लिखते हैं 1/ni² माइनस 1/nf²। ठीक है, अब हम जब आवृत्ति के तौर पर इस समीकरण को लेते हैं तो इसका मान किस प्रकार होगा उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसका मान होगा आवृत्ति, जैसा कि ये इसका सिंबल है, आवृत्ति को लिया जब हमने तो डेल्टा ई अपॉन एच इज इक्वल टू, हम इसको रिडबर्ग स्थिरांक के समान भी ले सकते हैं, अपॉन एच। अब हम आगे बढ़ते हैं 1/ni² माइनस 1/nf²। अब इसका मान जब हम आगे रखते हैं इसके कुछ मान प्राप्त होंगे, यानी कि रिडबर्ग स्थिरांक का और जो प्लांक स्थिरांक का मान हम रखेंगे उसका क्या मान प्राप्त होगा। एक बार आप इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब जब हम इसका मान रखते हैं तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा स्टूडेंट, यानी कि 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अब इसके साथ ही प्लांक स्थिरांक का मान होगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। इसको सॉल्व करते हैं जब हम, यानी कि इसके साथ वो मान तो लेना ही है हमको, 1/ni² माइनस 1/nf²। नाउ इसका जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब क्योंकि गणना के लिए हम इस क्लास में बैठेंगे तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप गणना की लगातार प्रैक्टिस करते रहें और हम इसका मान लिखते हैं। इसका मान होगा हमारे पास 3.29 इंटू 10⁻15 जूल 1/ni² माइनस 1/nf²। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आवृत्ति के लिए तो हमने पढ़ लिया, अब हम तरंग संख्या के रूप में पढ़ते हैं कि तरंग संख्या के रूप में इसका मान क्या होगा। हम लिखेंगे तरंग संख्या के लिए, तरंग संख्या को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, तरंग संख्या इज इक्वल टू v/c इज इक्वल टू hc। जब हम इसका मान रखते हैं स्टूडेंट तो वो किस प्रकार प्राप्त होगा कि सबसे पहले जो हमको मान प्राप्त हुआ था पहले वाला 3.29 इंटू 10⁻15 जूल, इसके साथ ही c यथार्थ जो दिया गया है प्रकाश की चाल के लिए, तो इसका मान होगा 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब यहां पर इसका मान रखते हैं हम, इस सूत्र को वापस साथ में लिखते जाएंगे हम 1/nf²। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान प्राप्त होता है 1.09 इंटू 10⁻7 जूल और 1/ni² माइनस 1/nf²। अब यहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा है nf और ni, यानी कि जब यहां पर कुछ मात्रक दिए गए हैं, यानी कि nf का अर्थ आप समझ गए हैं कि यानी कि प्रारंभिक कोष और अंतिम कोष के लिए बताया गया है। जब अंतिम कोष का मान जो है वो ज्यादा होता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो इस प्रकार का जब सिंबल दिया गया है यानी कि धनात्मक, तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और जब इस प्रकार का मान दिया गया है तो अर्थात ऋणात्मक, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब यहां पर एक बात आती है कि रेखा स्पेक्ट्रम की तीव्रता का जो मान है वो एक समान तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति के फोटोनों की तीव्रता पर निर्भर करता है। हम लिखने का प्रयास करते हैं यहां पर स्पेक्ट्रम में रेखा
स्पेक्ट्रमिंग रेखा की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि एक समान आवृत्ति वाली तथा तरंग दैर्ध्य वाले कितने फोटोन उत्सर्जित या अवशोषित हो रहे हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने हाइड्रोजन परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम को समझने का प्रयास किया, और इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।